ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। सबसे पहले खबर पंजाब से आ रही है। तरन तारण में हड़कंप मच गया जब लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा की क्लासरूम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद वारदात को अंजाम देने वाले लड़के ने खुद को भी गोली मार ली, मतलब खुदकुशी कर ली। पहले लड़की को गोली मारी, उसकी हत्या की और फिर वहीं खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस वारदात की वजह से शहर में हड़कंप है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने है। इसमें साफ नजर आ रहा है क्लासरूम में किसी बात को लेकर छात्रा का आरोपी छात्र के साथ कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी छात्र ने बैग से पिस्टल निकाली और क्लासरूम की बेंच पर बैठी छात्रा के सीधे सिर में गोली मार दी। इसके बाद आरोपी आगे बढ़ा और फिर पिस्टल से अपने सिर में गोली मार दी। ये खौफनाक वारदात क्लासरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। इससे हर कोई खौफजदा है। दरअसल लॉ कॉलेज के क्लासरूम में जिस छात्रा को गोली मारी गई, मौत के घाट उतारा गया, उससे कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी खौफजदा हो गए। वारदात के बाद हमलावर छात्र ने खुद को गोली मारकर अपनी जान भी ले ली है। इससे अब तक साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार वारदात के पीछे की वजह क्या है। शुरुआती जांच में ये सामने आया, मृतक छात्रा और छात्र पहले से एक दूसरे को जानते थे। पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं। सचिन से जरा जानते हैं। सचिन, ये मामला आज का है या बीते कल का है? कब इस वारदात को अंजाम दिया गया है और अभी तक पुलिस की जांच में क्या साफ हो रही है तस्वीर? जी बिल्कुल, ये वाकया आज सुबह का ही है। लॉ कॉलेज में, ये तरन तारण में उस्मा गांव है, वहाँ पे ये निजी लॉ कॉलेज है, जहाँ पे ये तकरीबन 9 बजे के करीब ये वाकया हुआ है। उसमें जो सीसीटीवी में भी हम लोग देख पा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो जो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो यूनिफॉर्म होता है उसमें जो है नज़र आ रहे हैं। और जब ये वाकया होता है तो बेंच के ऊपर 3 स्टूडेंट्स हैं, 2 लड़के हैं और एक जो लड़की है मृतका, वो नज़र आ रही है। और जो हमला करने वाला लड़का है उसने भी जो है यूनिफॉर्म पहनी है और थोड़ा सा वो उसका मुंह जो है दूसरी तरफ को होता है, क्योंकि उसने जो वेपन निकालता है अपना और एकदम से अचानक से लड़की को शूट करता है। फिर उसके बाद वेपन को जो है दोबारा लोड करता है और अपने आप को जो है गोली मार लेता है। पर सबसे बड़ा सवाल जो है इस घटना से यही है कि पंजाब में ये जो गन कल्चर है ये इतना गहरा हो गया है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस में हथियार लेकर जा रहे हैं और इसके ऊपर भी कोई चेक नहीं है कि स्टूडेंट जो है क्या ला रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार वजह क्या है, क्यों स्टूडेंट ने लड़की को मारा फिर खुद को गोली मार ली। पर सवाल बहुत सारे इस घटना से उठ रहे हैं और ख़ास करके पंजाब में जो गन कल्चर है उसको लेकर सवाल जो हैं बार बार उठ रहे हैं। और ये घटना जो है अपने आप में जो है एक बड़ा एग्जाम्पल है कि कहाँ तक पंजाब में जो गन कल्चर है वो घर कर गया है कि कॉलेज स्टूडेंट्स। सवाल ये है कि आखिरकार अभी तो जांच होगी और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि ये जो हथियार जिससे हत्या पहले लड़की की और उसके बाद आत्महत्या कर ली इस छात्र ने, अब वो क्या लाइसेंसी हथियार था, क्या अपने घर में किसी का हथियार ये लड़का लेकर आया था या फिर ये अवैध हथियार था? अभी तो बहुत से सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है। लेकिन एक ही कॉलेज, एक ही क्लासरूम और दो लाश वहां पर पड़ी हुई है। एक लड़की जिसकी हत्या कर दी गई, दूसरा वो लड़का जिसने खुद को गोली मार ली। सवाल ये है कि क्या कहा जा रहा है कॉलेज प्रबंधन की तरफ से? सचिन जी, ये दोनों स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। जो मृतक लड़की है वो भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और जो लड़का है जिसने गोली मारकर खुद आत्महत्या कर ली वो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। तो दोनों क्लासमेट्स हैं लॉ कॉलेज में जो है। तो उस तमाम एंगल से जो है पुलिस जांच कर रही है। हालांकि कॉलेज का इसको लेकर क्या कहना है, क्यों हथियार जो है आने दिया गया, क्या वजह रही, वो तमाम चीज़ें जो हैं अभी आना बाकी है। पर पुलिस जो है इसकी जांच जो है हर एंगल से कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, बात ट्रेड डील की। पहले यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड डील और अब अमेरिका से ट्रेड डील। सरकार कह रही है अमेरिका से ये जो डील हुई है देश के हित में है। इस डील को सरकार गेम चेंजर मान रही है। कह रही है विकसित भारत का सपना साकार करने में ये मददगार साबित होगी। सरकार का दावा, भारत में कृषि डेयरी क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किसान पशुपालक सभी सुरक्षित। और दूसरी तरफ विपक्ष है, सरकार की नीति और नीयत को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष दावा कर रहा है इससे देश के किसानों का नुकसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस सियासी शोर में
सच क्या है? पक्ष विपक्ष में बहस के बीच मेरे साथ उस अमूल कोऑपरेटिव के एमडी जयंत मेहता जी इस वक्त मौजूद हैं, जो अमूल सिर्फ एक कोऑपरेटिव नहीं, एक विचार है जिसने किसानों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया है, किसानों को सिर्फ एक उत्पादक नहीं बल्कि मुनाफे का भागीदार बनाया है। तो ऐसे में किसानों की जिंदगी में क्रांति ला देने वाले अमूल कोऑपरेटिव के एमडी डॉक्टर जयंत मेहता हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जयंत मेहता, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि ये जो ट्रेड डील है, इसको लेकर जिस तरीके के सवाल हैं, तो ऐसे में ये ट्रेड डील किसानों के लिए अवसर है, किसानों के लिए आशंका है, इसका सच क्या है? नहीं, ये आपने जैसे कहा बड़ी ऐतिहासिक ट्रेड डील है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने देश के सभी किसानों को और डेयरी के साथ जुड़े सभी पशुपालकों को इससे सुरक्षित रखा है। देश पे काफी दबाव था इस ट्रेड डील में यूएस से, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था 15 अगस्त को कि मैं मेरे किसानों को, डेयरी दूध उत्पादकों का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये उन्होंने करके दिखाया। तो डेयरी उद्योग से जुड़े और देश के एग्रीकल्चर से जुड़े सभी के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी इसीलिए है कि इससे हम सुरक्षित हो गए। यूएस के सब्सिडाइज इंपोर्ट से उनकी जो मंशा थी सस्ते रेट पे उनके प्रोडक्ट्स हमारे देश में डंप करे, वो अब नहीं होंगे, और साथ में हम सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी हुई है नए मार्केट्स को एक्सेस करने की। तो यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, डेयरी के लिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन इन सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में भारत सरकार ने देश में दूध के साथ जुड़े और एग्रीकल्चर के साथ जुड़े सभी किसानों को इससे सुरक्षित रखा है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। देखिए, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनकी तरफ से भी कहा गया कि साहब डेयरी को लेकर किसी भी शर्त पर कोई रियायत दी ही नहीं गई है, मतलब अमेरिका से हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा अगला सवाल यह है सर आपसे कि बहुत ही आसान शब्दों में इस डील की 3 सबसे बड़ी ताकत जो आप मेरे दर्शक को बताएंगे। फर्स्ट थिंग, हमको इस सेक्टर की लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना था। तो दूध के साथ 8 से 10 करोड़ परिवार देश में जुड़े हुए हैं और भारत विश्व का नंबर 1 दूध उत्पादक देश है। तो अगर इतना बड़ा लाइवलीहुड का मुद्दा हो और आपने अगर बाहर से इंपोर्ट अलाउ किया तो देश के किसानों को बहुत ही इससे नुकसान हो सकता था, और देश में जो गति है मिल्क प्रोडक्शन की, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से जो हिसाब से काम हो रहा है उसमें काफ़ी बाधा होती। तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे देश के किसानों को इससे सुरक्षित रखा है। दूसरा है मार्केट एक्सेस की और मार्केट अपॉर्चुनिटी की। आज भारत का विश्व में जो दूध उत्पादन का स्टेटस है वो 1/4 ऑफ द टोटल मिल्क इन द वर्ल्ड है। अगले 10 साल में विश्व का 1/3 दूध का उत्पादन भारत से होने वाला है। तो हमको डेयरी टू द वर्ल्ड बनने की एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि हमारे किसानों ने हमारे देश में उत्पादन किया हुआ दूध विश्व के बाजार में जाए। और प्रधानमंत्री जी का भी ये विजन रहा है कि भारत की हर कोई भी फूड आइटम विश्व के हर एक डाइनिंग टेबल पे हो, ऐसा हमें आयोजन करना चाहिए। तो एक ग्लोबल मार्केट एक्सेस का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें अपॉर्चुनिटी देता है। यूएस हो, यूरोप हो और देश के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हो रहे हैं, हमारे लिए इंडियन रॉ मटेरियल, इंडियन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, इंडियन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वर्ल्ड मार्केट में जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और तीसरी बात रही यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की, हम पे 50% ड्यूटियां लगी हुई थी, ठीक है, और वो घट के 18% हो गई, और अन्य देशों की कंपैरिजन में हमारा कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ा। तो ये तीनों मुद्दे आप देखेंगे, वन इज लाइवलीहुड का सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, सेकंड इज इंप्रूव्ड मार्केट एक्सेस, एंड थर्ड ए बेटर मार्केट एक्सेस एट ए लोअर रेट। ये तीनों एडवांटेजेस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमको मिले हैं और इसका हमें फायदा आज से लेके अगले कई सालों तक और दशकों तक होने वाला है। परफेक्ट सर। अब अगला सवाल ये सर कि डेयरी उद्योग और खासतौर से अमूल के नजरिए से ये जो ट्रेड डील है वो विकसित अर्थव्यवस्था भारत बने 2047 तक, इस सपने को साकार करने में किस तरीके से मददगार साबित होगी? ये बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जब भारत देश को 100 साल होंगे तो अमूल को भी 101 साल होंगे, क्योंकि देश की आज़ादी के 1 साल पहले अमूल की स्थापना हुई थी और सहकारिता के माध्यम से ये संस्था आगे बढ़ रही है। तो डेयरी टू द वर्ल्ड अगर भारत को सपना बनना है तो अमूल जो टेस्ट ऑफ इंडिया है उसको भी एक ग्लोबल टेस्ट एक्वायर करने का और ग्लोबल मार्केट्स एक्वायर करने का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और उस दिशा में भी अमूल काम कर रही है। और हमारे साथ जुड़े हुए सभी 36 लाख किसान परिवार भी इस ट्रेड डील से बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात सुनी, हमारी महिलाओं की, हमारी बहनों की बातें सुनी और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत को और हमारे किसानों को सुरक्षित रखा है।
सर, और आज 1 ट्रिलियन, आज देश में 1 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 1 लाख करोड़ की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव संस्था, सबसे बड़ी फूड ब्रांड अमूल इस साल बनने वाली है। पिछले साल अमूल ब्रांड का टर्नओवर 90,000 करोड़ था, इस साल 1 लाख करोड़ के पार होगा। और साथ में विश्व की नंबर 1 कोऑपरेटिव संस्था का उसको जो स्थान मिला है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा, विश्व की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड अमूल को माना गया है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड माना गया है। तो इसके साथ जुड़े सभी पशुपालक भी काफी इससे खुश हैं कि हमें और ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैन भाई, जब भी इंडिया 2047 वाले मंच से मेरी आपसे मुलाकात होती है, आप हमेशा अमूल को लेकर इतने उत्साहजनक आंकड़े बताते हैं कि हर बार मैं आपको बधाई देती हूँ और इस बार भी वो सिलसिला में जारी रखूंगी। बहुत बधाई आपको, जिस दिशा में आप अमूल को लेकर जा रहे हैं, नई ऊंचाइयों पर आप उसको पहुंचा रहे हैं। मेरा अगला सवाल ये है सर कि अब ये ट्रेड डील और खासतौर से डेयरी क्षेत्र को लेकर आपने जिस तरीके की एक तस्वीर रखी है, अमूल को लेकर आप जो ग्रोथ स्टोरी बता रहे हैं, तो वो भारत के पास, अमूल के पास स्पेस है एक तरीके से ग्लोबल फूड लीडर बनने की, वो न्यूट्रिशन लीडर दुनिया का बनने की। तो सर, प्रोडक्ट्स जो लाइन है उसमें भी कुछ तब्दीली उसमें करनी पड़ेगी और ये जो कॉम्पिटिटिव एज हमें मिला है इस यूएस ट्रेड डील की वजह से, इसके मद्देनजर आपको लगता है कि जो कंपनीज हैं उनको अपना ब्रांड, अपनी लाइन लेंथ उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी? ये यू आर राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इसकी वजह से ही आप वर्ल्ड के कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए और खुशी की बात ये कि जो बेसिक रॉ मटेरियल से हम डील कर रहे हैं वो दूध है, वो एक अपने आप ही एक सुपर फूड है। तो दूध के सुपर फूड को हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो उसकी एक ग्लोबल अपील है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। और यंग जनरेशन को सबसे ज्यादा लुभाती है प्रोटीन वाली बात। तो प्रोटीन इज ऑल्सो ए वेरी बिग ग्लोबल करेंसी। तो अगर अमूल के पास 350 लाख लीटर दूध है रोज का, हमारे देश का टोटल 250 मिलियन मेट्रिक टन दूध का उत्पादन है, तो स्वाभाविक तौर के इतना सारा प्रोटीन भी हमारे पास ही ऑटोमेटिकली इस रॉ मटेरियल के तौर पे आ रहा है। तो अमूल ने भी अपनी प्रोडक्ट रेंज इस दिशा में मॉडिफाई की है। हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी हमने लॉन्च किए हैं, प्रोबायोटिक जो इम्यूनिटी बढ़ाती है उस तरह के प्रोडक्ट्स भी हमने लॉन्च किए हैं। और कृषि के क्षेत्र में भी लोगों को अगर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बिना खाना चाहिए तो ऑर्गेनिक की रेंज भी अमूल ने लॉन्च की है। तो दूध और दूध रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन करके, इनोवेशन करके, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करके, आइसक्रीम से लेके बेवरेजेस से लेके चीज से लेके मक्खन, घी और पनीर और सभी तरह के प्रोडक्ट्स जो इंडियन कस्टमर को अपील करें, इंटरनेशनल मार्केट को अपील करें, उस तरह का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का भी शिफ्ट अमूल अपने आप कर रहा है। और अमूल के साथ देश की सभी डेयरी कंपनियां भी इस पहलू को नजर रख के अपने आप को अपडेट कर रही है। तो बिल्कुल, एक तरीके से वो अपार संभावनाओं का बाजार है ना जो सामने खुल गया है। भाई, आप अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए। अमेरिका मतलब 30 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी, और उसके दरवाजे हमारे भारतीय सामान के लिए खुल रहे हैं। मतलब मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, वो जो भारत सरकार का एक सपना था, उसको पंख देने के लिए, वो चाहे मदर ऑफ ऑल डील्स हो या फिर ये भारत और यूएस ट्रेड डील। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये खासतौर से भारत और यूएस जो ट्रेड डील हुई है, विपक्ष की तरफ से इसको लेकर बहुत से सवाल, बहुत से संशय यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर जो मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से क्लैरिटी दी गई है कि हमने कोई शर्त नहीं लगाई है, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ हम नहीं लेंगे अमेरिका से। लेकिन वो जो पशु चारा को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, उसकी जो अनुमति दी है अमेरिका से लेने की, उसका आपको लगता है इस सेक्टर पर कोई असर पड़ सकता है? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से डीडीजीएस की बात कर रहे हैं। जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। इंडिया में डीडीजीएस का इंपोर्ट और रेड सॉर्गम का इंपोर्ट अलाउ हुआ है, ऐसा जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ तो उसमें बात आई। डीडीजीएस की मैं बात करूं तो एक हाई एनर्जी आइटम है जो कैटल फीड में इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ 3 या 4% ही कर सकते हैं। उससे ज्यादा आपने इस्तेमाल किया डीडीजीएस का तो गाय की सेहत के लिए वो ठीक नहीं रहता है। तो इंडिया में भी डीडीजीएस का उत्पादन काफी हो रहा है। इंडिया में भी हम मेज से इथेनॉल बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्वाभाविक तौर पे डीडीजीएस हमारे यहाँ भी उत्पादन होता है। और रेट की बात अलग है, क्वालिटी और क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4% से ज्यादा कैटल फीड में उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो पशुपालन से जुड़े और कैटल फीड की बात करें तो उससे किसी को ना तो कोई फायदा है, और इंपोर्ट्स अगर सस्ते में भी आए तो भी कोई एडवांटेज किसी कंट्री को या किसी ब्रांड को या किसी कंपनी को नहीं मिलने वाला है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज है और इससे हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों और किसी भी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल के उत्पादक को इसका नुकसान नहीं है।
हमारा जो पशु चारा बनता है उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है डी ऑयल राइस ब्रान। तो आपने पैडी में से गेहूं निकाला, जो छिलके भूसा था उसमें से तेल निकाला, और फिर जो बचा वो हाई प्रोटीन होता है, वो कैटल फीड में जाता है, उसके साथ मेज जाता है, रेपसीड एक्सट्रैक्शन जाते हैं, मोलासिस होते हैं, और हम लोग रोज का 10 से 15 हजार टन कैटल फीड रोज बना के किसानों को बेचते हैं। DDGS 3-4% से ज्यादा नहीं है, तो उसमें कोई डर नहीं है। रेड सोरगम की बात करें तो कोई भी गाय जो खाती है उसको स्थानिक टेस्ट के हिसाब से वो कैटल फीड बनता है जी। और कोई भी विदेशी आइटम भी लाए और उससे टेस्ट चेंज होता है तो स्वाभाविक तौर से उनको ये रुचिकर नहीं रहता है। तो हमें देश में एग्रीकल्चर इनपुट्स की कमी नहीं है, रफेजेस की इनपुट्स नहीं है। हम 150 करोड़ लोग जो खाना खाते हैं उसके बाद जो बचता है रफेजेस वो गाय खाती है और वैल्यू एडिशन का काम करती है। तो फिर तो मतलब जैन भाई ये डील से जो डर है, फिर तो मतलब ये डील से जो डर है वो बिल्कुल ही बेकार है। बिल्कुल सही। इन आइटम से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और कोई नुकसान होने वाला नहीं है, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, एक सवाल का मुझे आप जवाब दीजिए प्लीज। मतलब हम जब स्कूल में थे और पढ़ते थे, एंड आई एम श्योर आज भी जो NCERT की बुक्स हैं उसके सिलेबस में वो इंक्लूडेड होगा कि साहब भारत के अंदर वो जो क्रांति आई है, हरित क्रांति आई, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वाइट रेवोल्यूशन आया, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हम जब 2047 में पहुंचेंगे तो क्या तब हम पीछे मुड़कर देखेंगे और हम कहेंगे कि साहब वो जो 2026 के अंदर भारत ने फ्री ट्रेड डील्स की, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ये क्या उसी तरीके से जैसे उस जमाने में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, उसी हिसाब से क्या ये टर्निंग पॉइंट्स भारतीय अर्थव्यवस्था और खासतौर से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए साबित होंगी क्या? आई थिंक आपने बहुत ही सही सोच रखी है हमारे सामने। ट्रेड डील्स अभी डिफाइनिंग फैक्टर होते हैं ग्लोबल मार्केट में, आपको कितना मार्केट एक्सेस मिले और आप किस तरह से उसको निगोशिएट करें। तो पिछले कई सालों में हमने देखा है कि भारत सरकार ने बड़ी ही आई विल से डिप्लोमेटिकली, बिकॉज ट्रेड के साथ डिप्लोमेसी भी आजकल जुड़ती है, तो बहुत ही अच्छी तरह से टाइट रोप वॉकिंग करके किसानों को सुरक्षित रख के, देश का हित को संभाल के, नए ट्रेड डील्स करके देश को आगे ले जाने की कोशिश की है। तो आज वर्ल्ड में हमारा अगर स्थान नंबर 3, नंबर 4 पे चल रहा है और हमको डेवलप्ड कंट्री की ओर पे जाना है, तो इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए मार्केट एक्सेस भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ये 3-4 जो बड़ी ट्रेड डील्स हुई हैं पिछले 1-2 साल में, तो ये डिफाइनिंग मोमेंट है हमारे देश के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए और हमारे फ्यूचर पोटेंशियल के लिए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वर्ल्ड हैज मूव्ड फ्रॉम WTO which was multilateralism to bilateralism which is free trade agreements individually signed with every single thing, and as a result of which आगे जाके अगर हम जब विकसित होंगे और तब देखेंगे तो ये एक डेफिनेटली मील का पत्थर साबित होगा कि हमने बहुत सोच समझ के ट्रेड डील्स किए, उससे हम देश को आगे लेके जा पहुंचे हैं। बहुत धन्यवाद जैन भाई ABP न्यूज़ के लिए समय निकालने के लिए और विस्तार से, क्योंकि इस ट्रेड डील को लेकर जितना भ्रम फैलाया जा रहा है वो सारे भ्रम दूर करके दर्शक को सीधे ये बताने की कि ट्रेड डील सिर्फ और सिर्फ अवसर के तौर पर देखिए, इससे डर की कोई जरूरत नहीं है। 2047 विकसित भारत का सपना अगर साकार करना है तो यकीन मानिए हम सब मिलकर जब 2047 में विकसित भारत देखेंगे तो फिर यही वो महत्वपूर्ण पड़ाव, वो माइलस्टोन साबित होंगे विकसित भारत तक पहुंचने के रास्ते में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्रपति संभाजी नगर में सरिया ले जा रही गाड़ी ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। गनीमत तो ये रही कि हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। हादसे का वीडियो बेहद डरावना है। इसमें दिख रहा है सरिया कार के शीशे तोड़ते हुए अंदर तक घुस गया। चारों तरफ शीशे टूटकर बिखरे हैं। इतना ही नहीं, बेकाबू वाहन ने एक साथ कई गाड़ियों में टक्कर मारी है। हादसे में कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। इस घटना के बाद सड़क पर काफी देर तक जाम भी लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। देखिए, कानपुर में लैम्बोर्गिनी कांड हुआ है। इसी को लेकर सवालों में कानपुर पुलिस आ गई है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की है। काफी विरोध हो रहा है, हंगामा भी बहुत हो रहा है। पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया। किसी बड़े कारोबारी की ये लैम्बोर्गिनी कार बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है काफी दबाव के बाद, लेकिन वो भी अज्ञात के खिलाफ। अभी तक पुलिस ने
किसी के खिलाफ नामजद एफआईआर नहीं काटी। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर अज्ञात पर दर्ज की है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार ने जो बाइक को टक्कर मारी थी वो तस्वीर आपके सामने हादसे के बाद की तस्वीर है, हादसे की जगह की तस्वीर है। और उसके बाद देखिए बाकायदा जो बाउंसर्स थे उनकी सुरक्षा के घेरे में इस गाड़ी को यहां भीड़भाड़ वाली जगह से निकाला गया और बड़ी एहतियात से ले जाकर कवर करके थाने में खड़ा कर दिया गया था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और फूटा, लोगों की नाराजगी और बढ़ी। लोगों ने निशाने पर कानपुर पुलिस को लिया, लेकिन कानपुर पुलिस है कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है, खानापूर्ति करती हुई नजर आ रही है। एफआईआर दर्ज करती है कानपुर पुलिस, लेकिन अज्ञात पर। तो आरोपी अज्ञात, पुलिस को उसकी तलाश है। गाड़ी सामने है, गाड़ी का नंबर सामने है, मौकाए वारदात पर जो बाउंसर्स मौजूद थे हादसे के वक्त वो भी सामने हैं, लेकिन पुलिस कोई जानकारी नहीं निकाल पा रही है। तो अब ये जो लैम्बोर्गिनी कांड सामने आया है, इसको लेकर कटघरे में कानपुर पुलिस है और ऐसे में कुछ सवाल आपके सामने। क्या कानपुर पुलिस केस दबाने में जुटी हुई है? रफा दफा करना चाह रही है क्या कानपुर पुलिस इस केस को? क्या रईसजादे को बचाने के लिए कानपुर पुलिस का ऐसा ढीला सा रवैया है? जब गाड़ी का नंबर है तो फिर अज्ञात पर एफआईआर क्यों की है पुलिस ने? आरोपी अज्ञात क्योंकि लैम्बोर्गिनी की है बात, ये सवाल बड़ा हो जाता है ना। सोचिए जरा, कोई आम आदमी होता, कोई छोटी गाड़ी होती, दोपहिया वाहन होता, क्या रवैया होता पुलिस का? ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं पुलिस तब किस तरीके से एक्शन लेती है। और यहां क्योंकि मामला जुड़ता है लैम्बोर्गिनी कार से जिसकी कीमत करोड़ों में होती है और कोई बड़ा व्यापारी है कानपुर का, उसकी ये गाड़ी सूत्र बताते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कोई जानकारी नहीं निकाल पा रही है। दरअसल कानपुर में करोड़ों की लग्जरी कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। कार में मौजूद चालक को उसके बाउंसर्स ने मौके से निकाल भगाया। वहां जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उन लोगों से बाउंसर्स ने कहा कि चालक को हार्ट अटैक आ रहा है, अस्पताल लेकर जाना है। और जब अस्पताल में लोग पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं, सब गायब। ये बाउंसर खुद भीड़ से उलझते रहे, अपने बॉस को उन्होंने वहां से भगा दिया, रफू चक्कर कर दिया। और इसके बाद जो हुआ है वो तो और ज्यादा हैरान करने वाला है। एक तरफ हादसे में घायल लोग वो इलाज के लिए भटक रहे थे और कानपुर पुलिस के जाबाज सिपाही वो पूरे सुरक्षा के घेरे में कार को थाने ले जा रहे थे। क्या कह रहे हैं कानपुर के पुलिस अधिकारी? आ गए हैं, आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिवम मिश्रा के खिलाफ क्या मुकदमा लिखा जा रहा है? पहले जो है, क्योंकि जो तौफीक थे उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था, तो एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हो गया था। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है और अब उनका नाम जो है प्रकाश में आ गया। शिवम मिश्रा के अस्पताल में भर्ती है। शिवम मिश्रा के बारे में जो बताया गया है कि वो अस्पताल में, लेकिन वो उनके घर हमारी पुलिस गई हुई है, पूछताछ करेंगे। जो आगे की कार्रवाई है कि क्या इनका मेडिकल इशू था या नहीं था, क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। आरोप लग रहा है कि बोतल वगैरह मिली थी क्या? कार में कोई ड्रिंक वगैरह, बोतल वगैरह मिली? अब ये पूरा जांच का विषय है। गाड़ी हमारे पास है और हमारी जो है जो विवेचक है उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जांच जो एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया गया था कि इसमें कई लोगों को मारा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक व्यक्ति इंजर्ड है और उसको मामूली चोटें थी। उनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद वो मेडिकल से फ्री हो चुके हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लैम्बोर्गिनी वाला है, छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस समय ग्वालटोली थाने में कार खड़ी थी, उस कार को पुलिस के द्वारा, बाउंसरों के द्वारा ढका जा रहा था, बल्कि उस कार ठीक है, उनके द्वारा ढका गया। हमने आपको कार दिखा दी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका नंबर हमारे पास है, तो ढके या जो भी उन्होंने प्रयास किया और ढकने प्रयास किया गया, उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा चुकी है। और जो लोग जो लड़का जिसका नाम आया उसका नाम प्रकाश में आ गया, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कानपुर पुलिस को आप सुन रहे थे, शिवम मिश्रा बता रहे हैं उस लड़के का नाम, कह रहे हैं नाम पता चल गया है, अब कार्रवाई होगी। अभी तक नहीं हुई है,
कह रहे हैं अब होगी कार्रवाई। शिवम मिश्रा है, नाम पता चल गया है। शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है शिवम मिश्रा पर। शिवम मिश्रा कहां है, पुलिस इसको लेकर भी कोई सूचना नहीं दे पा रही है। पुलिस को यह भी नहीं पता है कि आखिरकार शिवम मिश्रा, जिसके बाउंसर्स ने उसको मौके से भगा दिया था, वहां भीड़ को यह कहकर कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, उसकी सही में तबीयत खराब है या नहीं, कोई जवाब नहीं दिया है। आपने अगर गौर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा तो जो पुलिस अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं इस मामले को अभी भी वो हल्का करके दिखाने की कोशिश में थे। आपने सुना होगा कैसे वो कह रहे हैं कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, बस गलत बताया जा रहा है, एक को चोट आई, वो चोट को भी थोड़े बहुत इलाज के बाद छोड़ दिया गया वो शख्स को जिसको चोट आई थी। वो गाड़ी की हालत देख रहे हैं आप, वो गाड़ी की हालत हादसे वाली जगह की, मतलब पूरे टायर में, लैम्बोर्गिनी के टायर के नीचे वो पूरी बाइक दबी हुई है और पुलिस इस मामले को ऐसा हल्का करके दिखा रही है। देखिए जरा कैसे बाइक पर वो पूरी गाड़ी चढ़ी हुई यहां पर नजर आ रही है। और पुलिस का अगर बस चले तो पुलिस अभी सर्टिफिकेट दे दे शिवम मिश्रा को भी। ये तो इतना दबाव बना, ये खबर सुर्खियों में आई। हमने सवाल पूछा, कानपुर पुलिस क्या कर रहे हो सरकार, खाकी को क्यों बदनाम करवा रही है कानपुर पुलिस। एबीपी न्यूज ने जब सवाल उठाए तो मुझे तो ऐसा लगता है आना पड़ा मजबूर होकर कानपुर पुलिस के आला अधिकारी को। शिवम मिश्रा का नाम अपनी जबान से लेना पड़ा, लेकिन अभी भी इस मामले में कितनी पुख्ता कार्रवाई हो पाएगी इसको लेकर तो इंतजार करना होगा, क्योंकि शिवम मिश्रा का नाम तो अपनी जबान पर ले आए कानपुर के पुलिस अधिकारी, पर अभी तक शिवम मिश्रा के खिलाफ एफआईआर कानपुर में क्यों दर्ज नहीं हुई है इसको लेकर कुछ नहीं कहा गया है। कह रहे हैं जांच होगी, जांच की जाएगी। सवाल यह है कि जांच इतने इंतजार के बाद क्यों हो रही है, इतने वक्त से कानपुर पुलिस क्या कर रही है। क्या कानपुर पुलिस केस दबाने में जुटी हुई है, क्या रईसजादे को बचाने में जुटी हुई है कानपुर पुलिस। बड़े वाजिब सवाल हैं। इन सवालों का जवाब कानपुर पुलिस को अब सिर्फ जबानी तौर पर नहीं बल्कि एक्शन करके देना चाहिए। शिवम मिश्रा पर फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। शिवम मिश्रा कहां है, कानपुर पुलिस की हिरासत में क्यों नहीं है, इसका जवाब तो कानपुर पुलिस ही दे पाएगी। पुलिस के पास कोई पुख्ता जवाब है नहीं। अभी भी पुलिस का जो पूरा का पूरा रवैया है वो सिर्फ अपनी जान बचाने वाला, अपना पल्ला झाड़ने वाला ज्यादा नजर आता है। जो हादसा हुआ, हादसे में जो व्यक्ति घायल हुआ, उस मामले को लेकर भी देखिए कैसे पुलिस की तरफ से बिल्कुल छोटा करके उसको दिखाया जा रहा है कि हाँ मामूली सी चोट आई उसको और उपचार के बाद उसको छोड़ भी दिया गया। हालत देखिए आप जरा, मतलब इस व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है, जान पर इसकी बनाई थी, जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता। वहां जो शिवम मिश्रा आरोपी का नाम कानपुर पुलिस ले रही है उसके साथ तो उसके बाउंसर थे, उसके बाउंसर्स ने तो शिवम मिश्रा को बड़ी चालाकी से वहां भीड़भाड़ वाले इलाके से निकाला और पुलिस के सामने भी नहीं लेकर गए। ले गए उसको, कहां ले गए किसी को नहीं पता। पुलिस कह रही है जा रहे हैं हम, घर जाएंगे उसके, हाँ बीमारी की बात का पता करेंगे, अस्पताल में जाएंगे। पुलिस को नहीं पता अभी शिवम मिश्रा कहां है। तो लैम्बोर्गिनी कार में पुलिस मेहरबान क्यों है, इस सवाल का जवाब कौन देगा। यह हादसा बीते कल हुआ था, बीते कल दोपहर 2:30-3 बजे यह हादसा हुआ है और कल से लेकर अब तक 24 घंटे होने वाले हैं। 24 घंटे लग गए पुलिस को नाम पता करने में उस शख्स का जिसको लेकर कानपुर में इतने चर्चे हैं। मतलब लैम्बोर्गिनी गाड़ियां कानपुर में कितने लोगों के पास होंगी पुलिस नहीं जानती है, लेकिन लैम्बोर्गिनी किसकी थी कानपुर में। इस मामले में उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका एक बयान आया है, वो क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। दुर्घटना जानबूझ करके करेगा तो मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। क्या पूरा मामला है मेरे संज्ञान में नहीं। मैं केवल आपके सवाल के जवाब में इतना ही कह सकता हूं कि जो भी सड़क पर चलते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने से भी कोई आ रहा है, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करना है और अगर किसी ने लापरवाही की है तो पुलिस अपना काम करेगी। बड़ी बुनियादी बात डिप्टी सीएम की तरफ से कही गई है कि साहब आप गाड़ी चला रहे हैं, करोड़ों की गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सामने से आने वालों को आप कीड़ा मकोड़ा समझेंगे। अगर कोई आपकी तरह करोड़ों की गाड़ी में सफर नहीं कर रहा है, कोई दोपहिया वाहन में चल रहा है, तो आप उसका ख्याल ही नहीं करेंगे। लैम्बोर्गिनी हादसे को लेकर कानपुर से बीजेपी के सांसद, उनका भी बयान आ गया है, कह रहे हैं दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। रमेश अवस्थी का ये बड़ा बयान सामने आया है। कानपुर में जो लैम्बोर्गिनी कार से जो हादसा हुआ है उसमें किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। कानपुर में एक मोटरसाइकिल से और लैम्बोर्गिनी कार से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें लगभग 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 5 लोगों के मात्र खरोच आई है। एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर इसके अलावा ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है कि बोले कि मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ
और उत्तर प्रदेश आके यहाँ अपनी पार्टी का झंडा भी गाड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। देखिए, ओवैसी पहले भी इस तरीके की बयानबाजी करते रहे। ओवैसी को मैं खुद आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए उत्तर प्रदेश में। पहले भी उत्तर प्रदेश में आए थे, तब भी उन्होंने अपना हश्र क्या हुआ उनकी पार्टी का वो भी उन्होंने देखा। इस बार भी आएंगे, इस बार भी उनकी पार्टी का क्या हश्र होगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। जिसको आना है उत्तर प्रदेश में उसका स्वागत है। वैसे आपने बयानों का फर्क तो देख ही लिया होगा। मतलब कानपुर पुलिस जो है वो कह रही है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति घायल हुआ, और जो कानपुर के सांसद थे उनकी तरफ से कहा गया कि 6 लोग घायल हुए, 5 लोगों को खरोंचें आई हैं और सिर्फ एक ही था जिसको अस्पताल ले जाना पड़ा और वहां पर उसका उपचार हुआ है। हालांकि कानपुर पुलिस ने तो बिल्कुल ही खारिज कर दिया था। कानपुर पुलिस की तरफ से तो कहा गया सिर्फ एक ही घायल हुआ है। खैर, हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की। हेमंत बिस्व शर्मा का वीडियो जिसको लेकर अब बवाल हो रहा है, उसी वीडियो की अब आगे बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा है। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप। सुनो हेमंत बिस्व शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। आसाम में हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है, और हेमंता जी के बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु भी उनके समर्थकों में से है। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही घटिया है और सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाने वाला वीडियो भाजपा असम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और बाद में उसे डिलीट किया। भारत की सड़क के पार जो आतंकी कैंप है उनसे भी अक्सर इसी तरह की वीडियो जारी होते हैं। असम बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो पर सियासी संग्राम बढ़ रहा है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा प्रतीकात्मक रूप से गोली चला रहे हैं। वीडियो पर बढ़ता विरोध और हिंसा भड़काने के आरोपों के बाद असम बीजेपी ने इस वीडियो को कल ही डिलीट कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करके सियासी पारा चढ़ा दिया है। पॉइंट ब्लैंक शॉट कैप्शन वाले इस वीडियो में हेमंत बिस्व शर्मा को एयर राइफल संभालते हुए दिखाया गया। इसके बीच बीच में एआई से बने ऐसे दृश्य जोड़ दिए गए जिनमें दाढ़ी टोपी पहने लोगों पर गोलियां लगती हुई दिख रही हैं। मतलब वीडियो से संदेश ये दिया जा रहा है कि जो हेमंत बिस्व शर्मा हैं वो टोपी दाढ़ी वाले लोग, मतलब मुसलमान, उनको गोली मार रहे हैं। अब वीडियो में फॉरेनर फ्री असम और नो मर्सी जैसे संदेश भी दिखाए गए हैं। कांग्रेस ने वीडियो की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद घृणित, विचलित करने वाला बताया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी असम के मुख्यमंत्री पर भड़के हुए हैं और देखिए खुद कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर आई है और यही वजह रही कि वो वीडियो जो कल बीजेपी के हैंडल से साझा किया गया उसको बाद में डिलीट भी कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने असम सीएम के गोली चलाने वाले वीडियो पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगा दिया असम के मुसलमानों के साथ मजाक किया जा रहा है। उन्होंने वीडियो को नफरत से भरा बताया और कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। और मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन होता था कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे, और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप। मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं उसको डिलीट करते हैं, मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि इनकी इज्जत को कम कर दिया जाए। सुनो हेमंत बिस्व शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। तो बीजेपी की तरफ से ये गोली वाला वीडियो हटा दिया गया है, लेकिन इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले आरोपों दावों की जंग तेज है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से छोड़े गए मुस्लिम मुख्यमंत्री के शगुफे से राजनीति में हलचल। ऐसा नहीं है भारत के किसी राज्य में कभी कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बना ही ना हो। राजस्थान, मणिपुर, बिहार, असम मुख्यमंत्री सीएम रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं शौकत अली दावा कर रहे हैं कि एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बुर्के या हिजाब वाली महिला बनेगी। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, वहां महाराष्ट्र में बुर्के वाली पार्षद बनी। शौकत अली ने आगे कह दिया
जब 11% वाली दलित महिला को प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो हम तो 20% हैं उत्तर प्रदेश में। आज नहीं तो कल हमारी कौम की एक बेटी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। तो 2027 की लड़ाई क्या बुर्के पर आई? ये सवाल बड़ा है। आपको ध्यान होगा, अभी महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी के जब चुनाव हो रहे थे तो तब भी बुर्के वाली मेयर को लेकर खूब बयानबाजी हुई थी और एआईएमआईएम की तरफ से ही वहां पर भी इस मामले को हवा दी गई थी। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जब अगले साल विधानसभा चुनाव हैं तो उसी तरीके का बयान एआईएमआईएम की तरफ से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद के लिए दे दिया गया है। सुनिए। एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी, जब 11% वाली एक महिला, एक दलित महिला जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मैं सलाम करता हूं दलित भाइयों को जिन्होंने मुत्तहिद होकर के अपने समाज की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था। तो हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। और वहीं बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार शौकत अली पर सामने आ रहा है। एआईएमआईएम नेता का समाज बांटने वाला बयान है बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। यूपी का सीएम वही बनेगा जो सनातन को मानता है। ये सिद्धार्थनाथ सिंह ने जवाब दिया है एआईएमआईएम को। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, और वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हिजाब वाली मेयर बनी, यूपी में बुर्के वाली जो महिला है वो मुख्यमंत्री बनेगी। ऐसा है, सभी को अधिकार है बनने का जो भारत का नागरिक है, मगर भारत के अंदर और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर वही मुख्यमंत्री बनेगा जो सनातन को मानता है और सनातन धर्म का आदर और सम्मान करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।